हेलो एंड वेलकम टू ज़ोमिन। आई एम ज़ुनैर आज़हर। इसराइल और ईरान के दरमियान जो वॉर स्टार्ट हुई है आज उसको तकरीबन 9th डे है। इसराइल ने आज कुद्स फोर्स के सरबरा सईद यज़द को टारगेटेड ऑपरेशन में असैसिनेट करने का दावा ज़रूर किया है, ताहम ईरान ने अभी तक उसको कंफर्म नहीं किया। इसके अलावा इस्फहान में न्यूक्लियर साइट पर हमला हुआ है। ईरानी शहर शिराज में भी एक मिलिट्री साइट को निशाना बनाया गया है और ईरान भी जवाब में इसराइल को सुपरसोनिक मिसाइल से मुस्तकिल टारगेट कर रहा है। शायद पहली दफ़ा तल अवीव में, हैफा में और कई इलाकों में जो फौजी इंस्टॉलेशंस और न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया जा रहा है, तो इजराइलीज़ को भी समझ आ रही होगी कि जंग क्या होती है। दूसरी जानिब डिप्लोमेसी भी चल रही है। कल ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची जो हैं वो जेनेवा में थे, वहाँ उन्होंने फ्रांस, जर्मनी और यूके के वज़राए ख़ारजा से मुलाकात की। आज वो इस्तंबुल में है जहाँ OIC के वज़राए ख़ारजा का इजलास हुआ। टर्क प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान ने इजलास से खिताब में नेतन्याहू को हिटलर करार दे दिया और कहा कि इजरायली वज़ीर आज़म पूरे खित्ते को तबाही की तरफ धकेलना चाहते हैं। ईरान का ये कहना है कि जब तक इजरायली हमले नहीं रुकते जौहरी मुज़ाकरात नहीं होंगे, और उधर अमेरिकन सदर ट्रंप जो हैं उन्होंने 2 हफ्तों का टाइम गेन कर लिया है। अब ये टाइम किस लिए गेन किया है, इस दौरान क्या होगा, क्या ये एक पोस्चरिंग है, मिलिटरीली वो अपने एसेट्स को मूव कर रहे हैं, एक स्ट्रेटेजिक मैसेज दे रहे हैं ईरान को कि वो शायद सरेंडर कर दे, ये अभी कहना कबलज़ वक्त होगा, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू प्रेसिडेंट ट्रंप, क्योंकि वो क्या डिसाइड करें 24 आवर्स में भी नहीं पता होता कि वो अपनी कल की स्टेटमेंट पे कायम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। बहरहाल ही इज़ द डिसाइसिव फिगर एट द मोमेंट। इस जंग में अगर कोई लेवरेज शुरू दिन से किसी के पास है तो वो US है, लेकिन गाज़ा में हमने देखा कि उस लेवरेज को यूज़ नहीं किया इन द फेवर ऑफ पैलेस्टीनियंस US ने, और अब ईरान तक मामला आ गया है तो अभी भी जो मुस्तकिल वो अनकंडीशनल सरेंडर का कह रहे हैं उससे लगता नहीं है कि वो ईरान के लिए कोई भी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स रखते हैं। बहरहाल दिस इज़ येट टू बी सीन। इसी सारी हैपनिंग्स पे बात करते हैं। हमारे साथ सरदार मसूद मौजूद हैं जो कि एक्स एम्बेसडर हैं टू यूनाइटेड स्टेट्स। एम्बेसडर मसूद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अरब लीग भी अब नज़र आ रही है मंजर आम पे और डिस्कशंस हो रही हैं। कल जेनेवा में ईरान ने कह दिया कि जब तक आप हमारे पे हमले नहीं रोकेंगे तब तक हम भी कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते। एक अनप्रेसिडेंटेड सी सिचुएशन है जिसमें एक तरफ एक मुल्क को बॉम्ब भी किया जा रहा है, उसकी टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया गया है, साथ उनको कहा जा रहा है कि आप न्यूक्लियर डील भी करें। द डील दैट वाज ऑलरेडी इन प्लेस पहले से, अगर हम JCPOA की तरफ जाएं तो वो भी चलती आई, उसको भी साबोटाज किया गया, फिर अभी भी वो तैयार थे और वाइल द डील वाज हैपनिंग इनके ऊपर अटैक हो गया। अब रूल्स की तो गेम लगती नहीं है यहाँ पे कि कोई रूल बेस्ड ऑर्डर है। आप किस तरह रीड कर रहे हैं सिचुएशन को, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये जो 2 वीक्स का टाइम लिया है, व्हाट डज दिस सिग्निफाई? 2 चीज़ें। एक तो ये है कि वाज़े तौर पर ईरान को कहा जा रहा है कि वो हथियार डाल दे, और ये पैगाम मुश्तरका तौर पर वाशिंगटन से भी आ रहा है और तल अवीव से भी आ रहा है, यानी इसमें कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। और वो ये कहते हैं कि असल में जो वो ये कह रहे हैं कि ईरान की कोई शराइत मानने के लिए वो तैयार नहीं है, और उनके ऊपर जो सारी की सारी जंग का दबाव डाला गया, लेकिन उनके साथ जो मुतालबात किए जा रहे हैं वो ईरान के लिए नाकाबिल कबूल हैं। मिसाल के तौर पर ईरान से ये कहा जा रहा है कि वो जौहरी अफसूदगी को सफ़र कर दे, जबकि जो JCPOA में मुआहिदा हुआ था उसके मुताबिक ईरान जो है 3.67 तक अफसूदगी कर सकता था और मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए 20% तक कर सकता था। और फिर जो उसने अपने मीडियम इनरिच्ड यूरेनियम था उसको बतदरीज बिल्कुल ख़त्म कर देना था, और जो दूसरा लो इनरिच्ड यूरेनियम था उसको तकरीबन 98% 98% जो है उसे ख़त्म कर देना था। तो ये अब एजेंडा या ये जो है ये टेबल पे नहीं है। टेबल पे जो आखिरी दबाव था अमेरिका की तरफ से वो ये था कि आप जो है अपनी अफसूदगी को सिफर कर दें। अच्छा, दूसरी ये कि जो आपने दूसरा सवाल पूछा है, इनको मैं आखिर में जोड़ लेता हूँ आपस में। वो ये है कि सदर ट्रंप ने 2 हफ्तों का वक्फा दिया है, जो पॉज दिया है, उसकी 2 तावीलात हैं। एक तो ये कि वो सफारतकारी को मौका देना चाहते हैं, दूसरा ये है कि वो अमेरिका को, अगर अमेरिका ने इस जंग में शामिल होना है तो उसकी तैयारी के लिए अपनी अफवाज को मौका दे रहे हैं, क्योंकि उनके कुछ असासे पहले से यहाँ मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर जो है ये उनके यहाँ अमेरिका के बहुत से 19 के करीब अड्डे मशरक़ वस्ता में मौजूद हैं और वो ईरान के इर्द गिर्द हैं।
जी, और दूसरा जो है जो उनका एमएसएस निमिट्स है उसे जो है जनूब मशरक़ी एशिया से इधर मुंतकिल किया जा रहा है। इसी तरीके से जो जेरल्ड फोर्ड है एक और एयरक्राफ्ट कैरियर, उसको भी कहा गया है कि वो इस तरफ सफ़र करे। और फिर जो ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि जो B-2 बॉम्बर्स हैं जिन जो कैरी करते हैं इसको बंकर बास्टर्स को, उनको भी मसूरी से कहा गया कि किसी नामालूम डेस्टिनेशन पे चले जाएं। तो इसका मतलब ये है कि एक तरफ जंग की भी तैयारी हो रही है और ये एक किस्म का असाबी दबाव भी है ईरान के ऊपर। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो कल कोशिश हुई यूरोपियन यूनियन के 3 यानी वज़राए ख़ारजा की तरफ से, जिसमें नॉट यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम अब यूरोपियन यूनियन में नहीं रहा, फ्रांस और जर्मनी और यूरोपियन यूनियन के हाई रिप्रेजेंटेटिव जी जिनीवा में हुए जो मुलाकात, तो उसमें उन्होंने शराइत बढ़ा दी ईरान के लिए। मिसाल के तौर पर पहले तो ये था ना कि वो अफसुदगी को कम करे और शायद ईरान उसके लिए 4% के लिए मान भी जाता, लेकिन उन्होंने ये भी लगाई है कि वो अपना बैलिस्टिक सिस्टम भी मुनहदम कर दे। तो मेरा इसी मौसम में, जैसे आपने शुरू में कहा था कि ये कहा जा रहा है कि आप अब हथियार डाल दें, और इसके लिए जो तैयारी, और सफारत की जो ऑफ रैंप आई है, सफारतकारी की जो ऑफ रैंप आई है, उसकी कदर कीमत इसलिए भी घट गई है कि जब सदर ट्रंप को बताया गया कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा जब तक हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं हम किसी किस्म की नेगोशिएशंस नहीं कर सकते, मुज़ाकरात नहीं कर सकते, तो सदर ट्रंप ने कुछ ऐसे अल्फाज में ये कहा है कि मुझे पहले से पता था कि वो यूरोपियंस के साथ बात नहीं करना चाहते, वो सिर्फ अमेरिका से बात करना चाहते। इसका मतलब ये है कि अगरचे ये 3 यूरोपियन ममालिक इस सिलसिले में बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने एक एतबार से उनसे जो है ना, वो जो एक किस्म का मैंडेट था जो ये फॉरेन सेक्रेटरी मार्को रूबियो के साथ उनकी रज़ा से ये सारे का सारा सिलसिला, सफारती सिलसिला शुरू किया था, उसको डिवैल्यू कर दिया है। राइट। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा डेली बेसिस पे कहना चाहिए, एवरी 24 आवर्स, एवरी 48 आवर्स अपना स्टांस तब्दील करते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। अब आई डोंट नो कि इसको हम कैसे रीड करें कि एक तरफ तो वो पीस डील्स कराना चाहते हैं, तो उनके लिए कितना मुश्किल है कि चलें गाज़ा में तो जो हो रहा था वो हो रहा था, इजराइल को कहें कि आप हॉल्ट करें, ये जो असॉल्ट आप कर रहे हैं, स्टार्ट भी आपने किया, एग्रेसर भी आप हैं, आप इसको रोकें, हो सकता है वो टेबल पे आके चीज़ों को एग्री कर जाएं, लेकिन इजराइल को तो वो किसी शक्ल में भी रोकने को तैयार नहीं है। इससे पहले हमने एक फसाड देखा जब तक अटैक नहीं हुआ था कि सुन रहे थे कि जी क्योंकि उनकी डील ख़राब कर रहे हैं नेतन्याहू, तो बहुत नाराज हैं ट्रंप नेतन्याहू से। हर चीज लग रहा है जिस तरह एक धोखा है, डिसेप्शन है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। आप कैसे रीड कर रहे हैं एक ऐसी सिचुएशन को जिसमें एक पूरी कौम के ऊपर आप रोज़ मिसाइल दाग रहे हैं, उनकी टॉप लीडरशिप आपने उड़ा दी है ऑलरेडी, सैंक्शंस वो कब से भुगत रहे हैं, क्या ये समझ लेना चाहिए कि उनको बिल्कुल दीवार के साथ लगाए बगैर ये लोग आराम से नहीं बैठेंगे? गज़ा में जो तबाहकारी हुई है उसके बाद ये वाज़ेह हो गया है कि कोई भी जंग जो है वो बैनुल-अक़वामी क़ानून के तहत या जो वॉरफेयर के लॉज हैं उनके तहत नहीं लड़ी जा रही, बल्कि उनको जो है उनकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। फिर यह है कि जो मैं आपको बताऊंगा कि डिसेप्शन जंग में जायज़ है, जब 2 मुतहारिब ममालिक एक दूसरे के सामने हों तो डिसेप्शन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस वक्त जो है अमेरिका की एक ख़ुसूसी हैसियत है, वो एक तरफ इसराइल का हलीफ है और दूसरी तरफ से ये उम्मीद की जा रही है कि किसी तरीके से इस जंग को रोके, क्योंकि जैसा कि आपने इशारा किया सदर ट्रंप ये कहते हैं कि वो पीस मेकर बनना चाहते हैं, पीस मेकर हैं। उन्होंने अभी जो है हाल ही में हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान जो जंगबंदी की उसके बाद करवाई, यानी जो जंगबंदी करवाई उसके बाद उन्होंने ये कांगो और रवांडा के दरमियान भी सुलह सफाई करवाई है, वहाँ भी जंग भड़क उठी थी। फिर वो जो है इब्राहिम अकॉर्ड्स का नाम लेते हैं, कोसोवो और सर्बिया के दरमियान जो झगड़ा जो है उन्होंने निपटाया। कहते हैं कि इसलिए जो है वो नोबेल पीस प्राइज़ के हकदार। खैर उन्होंने ये तंज़न कहा था कि इन तमाम कोशिशों के बावजूद मुझे कोई नोबेल पीस प्राइज़ नहीं देगा, उन्हें उम्मीद नहीं है। मैं ये आपको बता रहा था कि वहाँ अमेरिका में ख़ुद पेचीदा है सूरत हाल, क्योंकि एक तरफ जो है वो पीस मेकर भी बनना चाहते हैं और दूसरे वो उनके वादे वईद हैं stuck between the deep state and himself, खुद जो वो विजन रखते हैं वो और जो यूएस की स्टेटेड पॉलिसी है ऑन इजराइल? जी, उनके इर्द गिर्द वो लोग हैं जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स
کی بھی نمائندگی کرتے ہیں. خود صدر ٹرمپ جو ہے ان کے انتخاب میں ایسی قوتیں موجود ہیں جو اسرائیل کے اوپر اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں اور ایران کے اوپر براہ راست حملے کی صلاح دیں گے. تو دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو میگا کنسٹیٹوئنسی ہے وہ بھی بڑی وسیع کنسٹیٹوئنسی ہے اور ان کا موقف یہ ہے کہ یہ جنگیں اب نہیں لڑنی چاہیے اور امریکہ کو بڑا نقصان ہوتا ہے, سرمایہ کا جانوں کا نقصان ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو ان کے مقاصد ہوتے ہیں وہ بھی پورے نہیں ہوتے. مثلا یہ کہ اس وقت یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر وہ ایران کے اوپر حملہ کرتے ہیں اسرائیل کے اکسانے کے اوپر یا اسرائیل کی حمایت میں, تو اس سے امریکہ کا مفاد کیا ہوگا. یعنی اس کی صنعت و حرفت کے تیل کی جو سپلائی چینز ہیں یا اس کے علاوہ جو اس کے جیو اسٹریٹجک مقاصد ہیں, کیونکہ جیو اسٹریٹجک مقاصد وہ بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ وہ چین کو سب سے کانسیکوینشل ایڈورسری مان رہے تھے. تو اس سے لمٹ سے در آ رہا تھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنوب مشرقی ایشیا میں اپنے فلینک کو ولنریبل کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ ہے کہ یہ میں نے اس لیے کہا کہ یہ صورتحال الجھی ہوئی ہے. ڈسپشن جو ہے وہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے. جو لوگوں کو توقع نہیں تھی وہ یہ تھی کہ ایران کے پاس اتنی مضبوط بیلسٹک میسائل کی استعداد موجود ہے, جنہوں نے آئرن ڈوم کو انٹرسیپٹ کر لیا ہے. بالکل. یہ بتائیے کہ وہ رافیل گروسی مستقل کہہ رہے ہیں, یہ بھی کہہ رہا ہے کہ کوئی ایسے شواہد نہیں ملے کہ اس حد تک وہ پہنچ گئے ہوں کہ نیوکلیئر بام بنانے کے قریب ہوں. خود تلسی گیبارڈ کہہ رہی ہیں, مارچ میں ہی انہوں نے کہا ہے کہ ایسی کوئی اطلاعات نہیں ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ میری اپنی انٹیلیجنس کی اطلاعات بھی غلط ہیں. ٹرمپ اسے بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ درست ہے کہ انہوں نے تلسی گیبارڈ کے جو ٹیسٹیمنی تھی اس کو مسترد کر دیا, 2 مرتبہ مسترد کر دیا ہے, لیکن جو رافیل گروسی ہیں وہ بڑے مبہم سے بیانات دے رہے ہیں. ایک طرف وہ شہادت دے رہے ہیں کہ جی ایران اس کے لیے تیار نہیں ہے, دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2003 سے انہوں نے ایک رپورٹ بھی, ایک مبسوط رپورٹ بھی سبمٹ کی تھی بورڈ آف گورنرز کو. تو اس میں انہوں نے یہ کہا تھا پہلی مرتبہ, اس کی ٹائمنگ کے اوپر بھی جو ہے ایران کو بڑا اعتراض ہے کہ اسی کے بعد حملے شروع ہوئے, کہ اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ ایسے شواہد ملے کہ مطلب ماضی میں ایسے شواہد 2003 سے لے کر اب تک شواہد ملے ہیں کہ ایران بعض سائٹس کو چھپاتا رہا ہے اور افسودگی کے بعض مراکز کے بارے میں اس نے اس کو تفصیلات نہیں دی. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ اس کو بھی کوٹ کیا جا رہا ہے, اگرچہ گروسی جو ہے وہ ایک حد سے آگے نہیں جا سکتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا کام نہیں ہے بتانا کہ اسرائیل کو حملہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن شک شبہ جو ہے وہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے قرارداد پاس کر کے, اور ادھر جو ہے امریکہ کی انٹیلیجنس, آپ نے درست کہا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایسے شواہد نہیں مل رہے. اس میں ایک تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ایک ہے صلاحیت اور دوسرا ہے ارادہ. تو جو ارادہ کے پاس, اس میں کوئی شک نہیں کہ صلاحیت موجود ہے. اگر آپ نے جوہری افسودگی 60% تک کر دی ہے تو آپ ایک ہتھیار بنانے کے لیے 90% بھی کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے جو ہے ان کے پاس کوئی 408 kg کے قریب انریچڈ یورینیم موجود ہے. تو استعداد تو موجود ہے, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا ارادہ نہیں ہے. تو ارادہ ایک سیاسی فیصلہ ہوتا ہے. اور جو ابھی جو حال ہی میں اسرائیل نے ایک بیان دیا ہے کہ اس نے جو تنصیبات کے, آج بھی اس نے جو ہے اصفہان کے اوپر حملہ کیا ہے. اصفہان میں جو ہے وہ کنورشن کا مرکز ہے, جبکہ جو یہ جو نتنز ہے اور فردو ہے, یہ جو ہے فردو اور یہ جو کیا کہتے ہیں نتنز ہے, اس میں جو انریچمنٹ کے مراکز ہیں اور سینٹریفیوجز ہیں بےتاش. تو کہنے کا مطلب اس نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اب تک جتنا اس کو نقصان پہنچایا ہے, جو ضرب لگائی ہے, اس سے بھی ایران جو ہے 2-3 سال پیچھے ہو گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر اسے ہتھیار بنانے میں 2-3 سال کا اسے وقفہ چاہیے ہوگا. رائٹ. یہ بتائیے پاکستان کے لیے جو سچویشن ہے وہ کیسی ہے؟ ہم کتنے انفلوئنشل ہو سکتے ہیں؟ کیا ہوئے ہیں؟ فیلڈ مارشل نے جب ملاقات کی ہے لنچ پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ, اس کے فوراً بعد یہ بیان آیا کہ 2 ویکس کے لیے وہ سسپینڈ کر رہے ہیں, ٹائم گین کر رہے ہیں کہ میں سوچوں گا اس بارے میں. کئی لوگ اس کو کو ریلیٹ بھی کر رہے ہیں. ڈو یو تھنک پاکستان کین پلے اے رول؟ پاکستان ہمیشہ سے ایک کردار ادا کرنے کے لیے تیار رہا ہے. وہ ایران عراق جنگ ہو یا کوئی بھی جنگ ہو مسلم ممالک میں بالخصوص, تو پاکستان ہمیشہ تیار رہا ہے. اقوام متحدہ میں
اور ویسے بھی جو ہے وہ ثالثی کے لیے تیار ہے، سہولت کاری کے لیے تیار ہے. تو اس مرتبہ بھی جو ہے ہم نے ایسا ہی کردار ادا کیا ہے. ہم نے ایک تو اصولی موقف اختیار کیا ہے، جارح کو جارح کہا ہے، اور پھر جو ہے اسے سلامتی کونسل میں بھی ہم نے ایران کی مدد کی ہے، اور ایران کی مجلس نے اور ایران کے جو مستقل مندوب ہیں سلامتی کونسل میں، انہوں نے جن 4 ممالک کا شکریہ ادا کیا، اس میں پاکستان بھی شامل ہے. تو یہ بھی ایک سفارتکاری کا حصہ ہے. لیکن دوسرا ہے صدر ٹرمپ سے کہ ہم جو ہے کسی بھی کوشش میں ہاتھ بٹا سکتے ہیں، بلکہ ہم نے یہ صلاح دی ہے، میرا یقین ہے، ہم نے صلاح دی ہے کہ جنگ بہت تباہ کن ہوگی پورے خطے کے لیے، تو اور امریکہ کے لیے بہت خطرناک ہوگی. اور یہی ان کی میگا کنسٹیٹوئنسی بھی کہہ رہی ہے کہ امریکہ کو کہیں کسی طریقے سے بکھیر کے رکھ نہ دے، وہ کہ امریکہ کا خود شیرازہ نہ بکھر جائے اور بین الاقوامی پہ وہ مفادات نہ حاصل کر سکیں جن کی وہ کوشش کر رہے ہیں. تو دوسرا یہ ہے، اور وہاں یہ غم و غصہ ہے کہ کیسے ایک ملک، ایک چھوٹا ملک جو ہے وہ امریکہ سے فیصلے کرواتا ہے بجائے اس کے کہ امریکہ اسے آپ کس سمجھ لوگوں نے، وہاں کے میڈیا نے تو اے پیک تک پہ سوال کرنے شروع کر دیے ہیں وہاں کے سینیٹرز کے ساتھ کہ کیا اے پیک جو ہے وہ کسی فورن کنٹری کا ایجنڈا یہاں پر چلاتا ہے اور اس کے مطابق پھر فنڈ کرتا ہے لوگوں کو آگے. تو واقعی آپ درست کہہ رہے ہیں، وہاں پہ بڑے سوال کھڑے ہو گئے ہیں. یہ بتائیے کہ رجیم چینج کی بھی بہت بات ہو رہی ہے. جی جی، آپ نے دیکھا ہوگا جو ٹکر کارلسن نے جو اس نے ٹیڈ کروز کے ساتھ یہ سارے کے سارے بالتفصیل سوالات اٹھائے ہیں کہ کیسے جو ہے اس کے قد کاٹ کا ایک جو سینیٹر ہے یا اس کے جو اپنے رفقائے کار ہیں جو اس کے فیلو سینیٹرز ہیں، وہ کیسے اس طرح کے برملا کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسرائیل کی پالیسی کو پروموٹ کریں گے. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ خود اسرائیل کے اوپر جو اٹیکس ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو ویژول سامنے آئے ہیں، اس میں بنکرز میں جا کے جب ان کے اپنے شہریوں کو پناہ لینی پڑ رہی ہے اور انہوں نے خود تھوڑا سا ایک چہرہ دیکھا ہے وار کا، ڈو یو تھنک وہ تھوڑا بہت کوئی پریشر ایگزرٹ کر سکتا ہے کہ نتن یاہو کو یہ میسج جائے کہ بہت لانگ ٹرم وار پھر ایسی ہوتی ہے، اگر وہ بھی مزہ چکھنا چاہتے ہیں تو چکھ لیں؟ اور دوسری طرف میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ رجیم چینج کی بڑی بات ہو رہی ہے. رجیم چینج میں رضا شاہ پہلوی کا بیٹا آ کے ڈائریکٹ کیسے بیٹھ جائے گا اگر اندر سے سپورٹ نہیں ہے، اگر اتنے دنوں سے اٹیکس ہو رہے ہیں ایران کے اوپر اور وہاں کوئی اپرائزنگ نہیں ہے، کوئی سول وار نہیں ہے. اٹ سمپلی مینس کہ ایرانینز جو ہیں وہ اس وقت اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ دو چیزیں میں آپ سے سمجھنا چاہوں گی، ایک رجیم چینج پہ اور ایک اسرائیل میں کیا سینٹیمنٹ ہوگا جنگ کے بعد. دیکھیے، ہمارا یہ موقف ہے کہ کہیں بھی سویلین جانیں ضائع نہیں ہونی چاہیے اور فوجوں کے درمیان بھی تصادم نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے اقوام متحدہ بنایا گیا تھا، اسی لیے چارٹر ترتیب دیا گیا تھا اقوام متحدہ کا. تو پاکستان اس کے اوپر یقین رکھتا ہے اگر اس میں اسرائیل نے جارحیت کر کے ایرانی سویلینز کو مارا ہے، سائنسدانوں کو قتل کیا ہے، ان کے فوجی کمانڈرز کو کیا، تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو وہاں جو ظاہر ہے جب جنگ ہوگی اس کا جواب دیا جائے گا تو اس میں کلیٹرل سویلینز جو ہے کلیٹرل کے طور پر مارے جائیں گے، اور یہ ہو رہا ہے وہاں، اور وہ اس کی زد میں آ رہے ہیں. لیکن آپ نے صحیح کہا کہ اسرائیل جو ہے اتنی بے دردی سے مجرمانہ انداز میں غزہ میں قتل و غارت کر رہا تھا، اور اس کے بعد جو ہے آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو نقشہ سامنے آیا اس کی ہلکی سی جھلک، آپ نے خود کہا، اس کی ہلکی سی جھلک انہوں نے تل ابیب میں، بیرشیبہ میں، حیفا میں اور جروسلم جو ان کے زیر تسلط ہے اس میں دیکھی ہیں، اور وہاں ایک کوہرام مچا ہوا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو اسرائیلی شہری ہیں ان کی سخت ذہن سازی کی گئی ہے، یعنی سیہونی خطوط کے اوپر، اور پھر جو ہے وہ یرغمال ہیں ایک طریقے سے، اور انہوں نے امریکہ کو بھی یرغمال آیا ہوا جو قیادت ہے. تو وہاں یہ نہیں ہو سکتا، یعنی بعض لوگ یہ شاید سوچ رہے ہوں کہ وہاں وہ نتن یاہو کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، تو مجھے ایسے آثار نظر نہیں آ رہے. اور لیکن دوسرے جو آپ اسی سے ملتی جلتا سوال اٹھایا رژیم چینج کے بارے میں، تو رژیم چینج میں یہ ہے کہ میرا جہاں تک خیال ہے کہ رضا شاہ پہلوی کے بیٹے کو لانے کا منصوبہ نہیں ہے، کیونکہ وہ قابل قبول نہیں یہاں بالکل، اور جو ڈائسپورا ہے وہ بھی اس کے پیچھے نہیں ہے. اور اس ضروری نہیں کہ ڈائسپورا جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت ایرانی حکومت اسلامی نظام سے اختلاف رائے رکھتا ہو، لیکن یہ ضروری نہیں وہ بادشاہت کو سپورٹ کر رہا. تو اس میں یہ ہے
ये कई सिनारियो दिए जा रहे हैं उनकी तरफ से। मतलब ये है कि एक तरफ तो इधर ईरान का ये इरादा है, इधर मुसम्मम इरादा है कि वो इस जंग में मुकाबला करेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे और शहादत हासिल करेंगे, और दूसरी तरफ वो लोग कई मंसूबे बना रहे हैं कि एक जो है किसी तरीके से इसी हुकूमत में कोई रद्द-बदल कर दिया जाए, इसी इस्लामी निज़ाम में। दूसरा ये है कि कोई बाहर से मुतबादल क़यादत आई, ऐसे जो इसराइल नवाज़ और अमेरिका नवाज़ हो, या इसराइल दोस्त और अमेरिका दोस्त हो। तो इस किस्म के कई सिनारियोज़ हैं, ये सारे के सारे स्पेकुलेटिव हैं। इस वक्त जो है सबसे बड़ी चीज़ है वो ये कि जंग ख़त्म होती है या नहीं, और सफारतकारी कामयाब होती है कि नहीं। राइट, बहुत शुक्रिया एम्बेसडर मसूद, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। क्योंकि ये प्रोपोर्शनेट वर्ल्ड तो है नहीं, यहाँ पर हम पिछले 2 साल से तकरीबन 2023 से जब से ये गाज़ा का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, हमने देखा है कि कोई रूल एग्जिस्ट नहीं करता, कोई लॉ एग्जिस्ट नहीं करता, इंटरनेशनल लॉ तो दूर की बात है। ऐसे में जब खुद अपने शहरियों को बंकर में पनाह लेने पे मजबूर होते देख रहे हैं नेतन्याहू, तो उन्हें उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके सामने एक ग्रेटर डिज़ाइन है। वो उसके लिए कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं, चाहे वो उनके अपने हॉस्टेजेस हों, चाहे वो उनके अपने शहरी हों। तो दोनों तरफ एक आइडियोलॉजिकल बेंट है। ये ज़रूर है कि जो रेस्ट्रेंट दिखाया है, जो एक ज़िम्मेदार मुल्क होने का सबूत है, वो ईरान ने दिया है, और जो एग्रेसर है इन दिस केस वो इज़राइल है। लेकिन टाइम गुजर रहा है और हम मुस्तकिल यही देख रहे हैं कि माइट इज़ राइट, और प्रेसिडेंट ट्रंप भी किस तरफ अपना वेट डालते हैं। क्या उनका पुरअमन होना प्रिवेल करता है, या जो उनको करना पड़ेगा एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, बिकॉज वहाँ पे जो एपैक जैसी दर्जनों तंजीमें हैं जो कि सपोर्ट करती हैं, लॉबी करती हैं सारे कांग्रेसमैन को, वो कामयाब होती हैं। दिस इज़ येट टू बी सीन। हम गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन। इस सारे मामले पे एक डिफेंस एनालिस्ट से भी राय लेते हैं, बिकॉज वॉर है और उसमें मैसेजिंग जो है वो किस तरह की हो रही है वो मुस्तकिल हम तो रीड कर ही रहे हैं, लेकिन डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह एक्सपर्ट्स इसको देख रहे हैं। हमारे साथ खालिद चिश्ती साहब मौजूद हैं, एयर कॉमोडोर। थैंक यू सो मच चिश्ती साहब फॉर जॉइनिंग अस। फ्रॉम अ टिपिकल डिफेंस पर्सपेक्टिव, क्या आपको लगता है कि जो 2 वीक्स का टाइम प्रेसिडेंट ट्रंप ने लिया है, इसमें एक तो वो पोस्चरिंग कर रहे हैं और एक डिसेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बता रहे हैं ईरान को कि वी आर कमिंग, बिकॉज एट द सेम टाइम वो अपने सारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स और वॉरफेयर को मूव भी कर रहे हैं नियर ईरान। साथ साथ डिस्कशन में वो मुस्तकिल कह रहे हैं कि पहले आप सरेंडर करें, उसके बाद बातचीत होगी, जो कि बज़ाहिर नामुमकिन नज़र आता है। वाई वुड ईरान डू दैट? लेकिन इस सारे अरसे में अगर इन 2 हफ्तों तक ईरान पे अटैक्स जारी रहते हैं, तो ये इटसेल्फ एक मूव है कि उनको इतना ब्लीड कर दिया जाए कि उसके बाद वो शायद टेबल पे आ ही जाएं। बहुत शुक्रिया मिस ज़हरा मुझे इनवाइट करने का। देखिए, सिर्फ इजराइल या अमेरिकन प्रेसिडेंट ये नहीं कर रहे कि इतना ब्लीड किया जाए कि वो टेबल पर आ जाए। ईरान भी, जो आपने नोट किया होगा, पिछले कोई 8 दिन के जो ऑपरेशंस हैं जो ईरान की तरफ से ऑफेंस लॉन्च किए जा रहे हैं, ऑब्वियसली इन द फॉर्म ऑफ ओनली सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, वो भी बुनियादी तौर पर यही कोशिश कर रहा है कि हम इजराइल को लीड करें इस हद तक कि मेरी नेगोशिएशन ईरान की पोजीशन बेहतर हो जाए। और हर मुल्क ये कोशिश करता है, और जाहिर है आपने नोट किया होगा, मैं क्विक रेफरेंस इंडिया पाकिस्तान के सिनेरियो में भी, जो हमने 7 तारीख को 6+0 किया, जो 10 तारीख को मैसिव टनेज किया अगेंस्ट इंडिया, वो यही था कि जब मुज़ाकरात की टेबल पर आए तो एक मच बेटर आपकी नेगोशिएशन टेबल पर अपोजिशन हो जाती है। और जाहिर है आपने नोट किया होगा कि जो इजराइल के अवाम है वो इस तरह की टनेज या इस तरह की बमबारी या इस तरह का वे ऑफ लाइफ, जंग का स्केयर, खौफ के अंदर, बंकर्स के अंदर गुजारना, ग्रिड स्टेशन की बिजली के बगैर गुजारना, या हॉस्पिटल पर जब बॉम्बिंग होती है, तो इस तरह की यूज टू नहीं है। ईरान भी यही कोशिश कर रहा है कि वो लीड ना करे तो विल टू फाइट जो है इजरायली अवाम की, मिलिटरीली बड़ा तोड़ना मुश्किल है, वो हिट करे, क्योंकि मिलिटरीली इजराइल के साथ मुकाबला करना या उनका जो वॉर स्टैमिना है उसको हिट करना बड़ा मुश्किल है कि इतनी जल्दी असॉल्ट किया जा सके। स्पेशली आपके पीछे, जब इजराइल के पीछे पूरा वेस्ट खड़ा हो और फर्स्ट वर्ल्ड खड़ी हो, स्पेशली अमेरिकन प्रेसिडेंट हो, तो आपकी बात ठीक है। और कमिंग बैक टू द सेकंड पार्ट, जब आपने कहा कि उन्होंने 2 हफ्ते कहा है अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, वो वही टाइम बाय किया जा रहा है, और यही उम्मीद की जाती है ईरान से शायद वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। बिकॉज ये देखिएगा कि इजराइल की जो बॉम्बिंग है, जो बहुत प्रिसाइज है ऑब्वियसली, और बड़ा टारगेटेड कर रहे हैं, और उनके पास ऑप्शन है क्योंकि एयरफोर्स उनकी डिफेंस उस तरह पुटअप नहीं कर पा रही। ये दोनों का नर्व, जिसको कहते हैं ना नर्व ब्रेकिंग, एक पोस्चरिंग है एक दूसरे की तरफ के, पहले कौन गिव अप करता है। जी। लेकिन
अगर हम एक सिनेरियो बिल्ड करें जिसमें यूएस ज्वाइन कर भी लेता है इस वॉर को, उसके बाद भी अगर हम पास्ट ट्रैजेक्टरी देखें, जहाँ जहाँ पे यूएस गया है वो वहाँ पे सिविल वॉर छोड़ के निकला है, अनसर्टेनिटी, केओस छोड़ के निकला है, एनार्की। और अभी जो एक जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं एम्बैरसिंग इवैक्यूएशन फ्रॉम अफगानिस्तान, उसके बाद क्या थिंकिंग हेड्स ये बात नहीं कर रहे होंगे कि हमें इस हद तक नहीं जाना चाहिए? हाँ, ये ज़रूर है कि जो B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं वो प्रोवाइड कर दें आप बेशक इजराइलीज़ को, लेकिन डू यू थिंक के ऐसी कमिटमेंट ऑफ अ डायरेक्ट वॉर बूट्स ऑन द ग्राउंड यूएस से एक्सपेक्ट करनी चाहिए? देखिए, अगर हमें आसानी से अंदाजा लगाना है तो हिस्ट्री पर लुक बैक करते हैं। सिर्फ अफगानिस्तान या कोई और या इराक नहीं हम बात करते, चले हम थोड़ा और पीछे चले जाते हैं। 1954 से 1975 तक 21 साल तक अमेरिका ने वियतनाम में जंग लड़ी, और आपके सामने है 21 सालों में तकरीबन 33 लाख इसमें वियतनामियों की जान गई, वर्सेस 33 लाख के सिर्फ 58,000 अमेरिकन मारे गए थे उस जंग में 21 साल में। तो आया क्या रिजल्ट, नतीजा निकला 33 लाख वर्सेस 58,000। नतीजा फिर भी ये निकला कि अमेरिका को छोड़ना पड़ा। रीजन ये थी, देखिए दुनिया में जंगें कॉज बेस्ड लड़ी जाती हैं। अगर आपकी कॉज जस्टिफाइड है तो आपकी वॉर जस्टिफाइड है, और अगर आपकी वॉर जस्टिफाइड है तो आपकी परफॉर्मेंस जस्टिफाइड होती है। राइट, ये आपके सामने हिंदुस्तान पाकिस्तान का देखो। What about a fake cause? Sorry, I'm interrupting you, but मेरे ज़हन में आ गया. What about a concocted kind of a cause? Because इजराइल ने जो और ज़ायनिज़्म ने जो अपने ऊपर सवार किया हुआ है कि ये हमारा राइटफुल एक वेंचर है कि हमने पूरा रीड्रॉ करना है मिडल ईस्ट को, और ईरान तो सबसे बड़ा दुश्मन है, वो अपनी तरफ से इसे आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल वॉर बना के बैठे हुए हैं। ये तो हम हैं जो जानते हैं कि उसकी बुनियाद ही गलत थी, चाहे बैल्फोर डिक्लेरेशन पे चले जाएं, जहां तक मर्जी चले जाएं, उसकी बुनियाद ही गलत थी। तो इस तरह की फेक आइडियोलॉजी की बेस पे अगर कुछ लड़ा जा रहा हो, उसका क्या फ्यूचर हो सकता है? देखिए, मॉडर्न जंगें मोस्टली आपने नोट किया होगा फेक आइडियोलॉजी पर लड़ी जा रही है। पाकिस्तान पर पहलगाम क्या था? फेक आइडियोलॉजी कि ये पाकिस्तान ये कर रहा है। चले और पीछे चलते हैं, अफगानिस्तान क्या था? इराक सद्दाम हुसैन के टाइम पे क्या था? आप जरा CNN और बाकी बड़े चैनल्स की सारे क्लिप्स निकाल लें। कहा जाता था कि वाशिंगटन इराक से सद्दाम हुसैन की लीडरशिप में वाशिंगटन 40 मिनट में हिट हो सकता है। इट इज अ जिनी, इट इज अ मॉन्स्टर, ये कहा जाता था। और आपने नोट किया पहले जिन बनाया कहा जाता है ईरान को, एग्जैक्टली कहा जाता है। तो कमिंग बैक टू दैट, सद्दाम हुसैन का क्या हुआ? इतनी मैसिव एयर पावर, और जब उन चैनल्स पर ये कहा जाता था कि ये 4th लार्जेस्ट आर्मी है इराक की और 5th लार्जेस्ट एयर फोर्स है, दिस एंड दैट एंड व्हाटएवर, 100 घंटे लगे एलाइड फोर्सेस को बगदाद पहुंचने में। तो जिनी पहले बनाया जाता है आपके सामने। अभी सद्दाम हुसैन को छोड़ के वापस आ जाते हैं ईरान के मामले पर। आप देखिए इजरायली प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर के बयान 2011 से उठा लें, और शायद सीरीज आप इकट्ठे कर सकेंगे जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान इज डेज अवे फ्रॉम मेकिंग अ बॉम्ब। जिसके साथ 1992 में इन्होंने फर्स्ट टाइम कहा था, 1994 में कंप्लीट किताब लिख दी, उसमें भी यही कहा। तो इट हैज बीन मोर देन 40 इयर्स नाउ कि वो यही कह रहे हैं। एग्जैक्टली मैं कर रहा हूँ, और आप भी एग्री कर रही है कि पहले मॉन्स्टर बनाया जाता है और एक परसेप्शन या इल्यूजन या कॉन्कर्ड स्टोरी डेवलप की जाती है, लॉन्च की जाती है, रैली किया जाता है लोगों को उसके पीछे, और फिर ये ऑब्वियसली ब्लो किया जाता है। लेकिन जो मेरा ख्याल है इसके ऊपर, कमिंग बैक टू ईरान परफॉर्मेंस लाया जैसे हिट बैक वो कर रहे हैं, और ऑब्वियसली एक प्रोहिबिटिव प्राइस इंपोज करने की ईरान भी कोशिश कर रहा है। और जैसे मैंने कहा कि शायद उसमें से ये पहले देखना है कि मिलिटरीली ईरान पहले ऑब्वियसली रिसीड कर जाता है या विड्रॉ करता है, या इजराइल लोगों की जो विल टू फाइट है वो हिट हो जाती है पहले। तो ये तो 2 हफ्ते का भी टाइम इसीलिए दिया जा रहा है, मुझे लग रहा है कि वॉर का ऑब्वियसली किस तरफ टिल्ट होगी, फिर बड़ी पावर्स और स्पेशली अमेरिका बीच में आएगा पॉसिबली। और जो खतरा है मुझे जो खतरा है, देखिए एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री और स्ट्रेटजी, वो ये है कि देखिए ये कोई शायद पॉसिबली ये तो नहीं हो रहा कि कहीं ईरान जो है वो एक और यूक्रेन बनने जा रहा है फॉर अमेरिका और इजराइल, पॉसिबली है, व्हिच इज वेरी डेंजरस। आई एम नॉट सेइंग कि होना चाहिए, बट शायद चाइना और रशिया थोड़ा एक्सपेक्टेड बने और वो कहें कि हम भी ब्लीड कर रहे हैं, मतलब नॉट चाइना, रशिया कर रहा है, जाहिर है यूक्रेन में ओवरवेलमिंग नहीं हो सका जिस तरह उनके गोल से उतनी जल्दी। शायद अमेरिका के लिए इस तरह की कोई सिनेरियो तो नहीं ट्रैप हो रही। दे नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑब्वियसली, तभी तो हम कह रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड ना कहीं शुरू हो जाए, बिकॉज इस तरह एस्केलेशन अनचेक्ड हुई
और ऑब्वियसली they can have much but beyond borders निकलना जाए. राइट मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन ये जो आपने पॉइंट उठाया है इसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ डिस्कस किया जा सकता है कि वाइल अरब लीग भी बोल रही है, टर्किश जो प्रेसिडेंट हैं वो भी बड़ा खुल के टेररिस्ट स्टेट कह रहे हैं इसराइल को, लिप सर्विस सारे दे रहे हैं, क्या कोई पॉसिबिलिटी किसी मुल्क की, किसी ब्लॉक की ऐसी है कि वो ईरान को मिलिटरीली हेल्प करे? आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन. चिश्ती साहब, आई विल क्विकली कम टू द क्वेश्चन जो हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे. ईरान के साथ मिलिटरीली कोई खड़ा हो सकता है? देखिए, उस तरह तो नहीं मुझे लग रहा, और ना आपने पिछले 8-10 दिन में देखा है कि जिस तरह इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है और ऑलमोस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड वैसे भी खड़ी है, उस तरह तो मुझे नहीं नजर आ रहा. लेकिन पॉसिबिलिटी ये जरूर है कि ऑब्वियसली वन साइडेड अगर चलाया तो बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. किस लेवल तक अब रशिया इसको सपोर्ट करता है या चाइना आता है मिलिटरीली, और ये भी देखा जाना चाहिए कि मिलिट्री सपोर्ट कोई ऐसा टेक अवे ऑफ द शेल्फ चीजें नहीं होती. उसके पीछे बहुत ट्रेनिंग होती है, उसकी ट्रेनिंग के पीछे एम्प्लॉयमेंट पर बाद में होती है, एम्प्लॉयमेंट के बाद उनकी एप्लीकेशन और ज़ाहिर फोर्स गोल्स होते हैं. तो क्या इतनी जल्दी कर सकता है, या कोई ऐसा वेपन्स या ऐसे मिसाइल्स या टेक्नोलॉजी बीफ अप कर सकती है जो ऑलरेडी ईरान यूज कर रहा हो, अगर रशिया ने दी हो, फिर डेफिनेटली हो सकता है. और वो भी दो शक्ल में हो सकती है, एक कवर्ड हो और एक ओवर्ट हो, यानी छुपा के दी जाए या खुले आम दी जाएगी. वो भी एक क्वेश्चन मार्क देखने वाला होगा कि किस हद तक वो इन्वॉल्व होते हैं और किस टेक्नोलॉजी और कहां तक सपोर्ट करने की पोजीशन में होते हैं. ऑलराइट, पाकिस्तान का जो स्टांस है इस सारी सिचुएशन में वो बड़ा वाज़े है, और लेटली हमारी जो पॉस्चरिंग है वो ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत कामयाब तरीके से सामने आई है. मेरे ख्याल है हम इससे पहले इतने रेलेवेंट शायद 1960s में थे, लेकिन पावर टॉक्स टू पावर, ये जो हमने अभी इंडिया के साथ अपना शो ऑफ पावर किया है, बेशक चाइना के साथ मिलके किया है, लेकिन फ्रंट पे तो हम ही थे, प्रोफेशनल आर्मी तो हमारी ही थी. डू यू थिंक कि हमारी से मैटर करेगी इस सारे मामले में? देखिए ज़ुनैरा, हमने अर्न किया है इस पोजीशन को, बिकॉज हमें याद रखना चाहिए विक्ट्री हैज वैल्यू. जब आप इतना अल्हम्दुलिल्लाह एवरीबॉडी वांट्स टू ओन यू इफ यू आर विक्टोरियस, तो फिर हर कोई ओन करना चाहता है आपको. एब्सोल्युटली. और हिंदुस्तान का ऑपोजिट हुआ ना, जो आपने बिल्कुल पॉइंट आउट किया कि हिंदुस्तान के इस जंग से पहले अगर उससे कोई स्ट्रेटेजिक गोल पूछा जाता हिंदुस्तान के, चाहे वो डिक्लेयर्ड है या अनडिक्लेयर्ड था, उनका यही था कि पाकिस्तान पहले ही इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है, पॉलिटिकली भी पोलराइजेशन बहुत है इस मुल्क के अंदर. तो मैं और हमला करके हिंदुस्तान की स्ट्रैटेजी पॉसिबली यही होगी कि मैं इनको पाकिस्तान को ऑलमोस्ट इररेलेवेंट कर दूं दुनिया के ग्लोबल प्लेटफॉर्म से. और उन सिनेरियोज में ये ज़हन में रखिएगा, उस वक्त उनको ये स्कीम पॉसिबली याद आई जब अमेरिका और चाइना की टैरिफ वॉर चल रही थी. आपने नोट किया होगा, इकोनॉमिक फ्रंट पे एक दूसरे को चैलेंजेस कर रहे थे, तो इंडिया ने सोचा होगा पॉसिबली कि ये आइडियल टाइम है टू बी रेलेवेंट टू अमेरिका, चाइना इन फ्रंट ऑफ यूएस अगेंस्ट चाइना. एग्जैक्टली. तो हमें इररेलेवेंट करने का जो प्लान था वो बैकफायर हुआ एक्चुअली. पाकिस्तान बजाय इररेलेवेंट या लीस्ट रेलेवेंट होने के, पाकिस्तान ना सिर्फ रेलेवेंट हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रेलेवेंट हो गया. तभी आपने नोट किया होगा कि हमारे आर्मी चीफ को जो लंच पे बुलाया, कितने आर्मी चीफ को लंच पे बुलाया जाता है, तो एक रेलेवेंस बनती है. और अनफॉर्चुनेटली फिर ईरान जंग भी शुरू हो गई आपके सामने, तो हम रेलेवेंट अल्हम्दुलिल्लाह है ही हैं. और जैसे मैंने कहा, पावर टॉक्स टू पावर, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने साबित किया है. ओनली देन हमने ये अर्न किया है, इस मुल्क के लोगों ने बड़ी कुर्बानियां देकर अर्न किया है. आपने ठीक कहा कि शायद 60s में इतने थे, उसके बाद तो हम नीड बेस पर कभी अच्छे होते रहे और कभी नहीं अच्छे होते रहे. ट्रू. बहुत शुक्रिया चिश्ती साहब, आपने हमें ज्वाइन किया. लेसन्स यही हैं कि जो वॉर टाइम होता है उसमें भी नेगोशिएशंस तो चल रही होती हैं, लेकिन जो सिचुएशन इस वक्त है ना वो वर्ल्ड वॉर 1 में हमने देखी ना 2 में देखी. इस वक्त तो मुस्तकिल जो पीस डील्स हैं या पॉसिबिलिटी जहाँ जहाँ एग्जिस्ट करती है कि कोई सेटलमेंट हो जाए, उसको सबोटाज करने की भी कोशिश साथ साथ की जाती है. उसकी वजह ये है कि इन द केस ऑफ ईरान एंड इजराइल वो एक दूसरे के इतने स्टॉन्च और पुराने एनिमीज़ हैं कि एक दूसरे को शायद जब भी मौका मिलेगा वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म करना चाहेंगे. लेकिन जाहिर है ईरान हमारा हमसाया है, मुसलमान मुल्क है, हमारे रीजन को ख़तरा है. वी आर मोस्ट रेलेवेंट एट द मोमेंट. तो पाकिस्तान ने जो पोजीशन ली है वो सबके सामने है, बट ये जो 2 वीक्स हैं ये बड़े क्रिटिकल हैं फॉर दिस रीजन. आई विल सी यू टुमारो.